मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य, व्यवसाय प्रबंध। प्रथम प्रश्न पत्र कंपनी लॉ, बीकॉम पार्ट द्वितीय। विद्यार्थियों, कल आपने किया था कंपनी का अर्थ, उसकी परिभाषाएं तथा कुछ विशेषताओं का अध्ययन किया था। कंपनी की विशेषताओं के अंतर्गत पहली विशेषता थी एक समावेशित संस्था। मतलब कंपनी एक समावेशित संस्था है जिसका कंपनी अधिनियम 2013 अथवा पूर्व के कंपनी अधिनियमों के अधीन समावेशन करवाया गया है। दूसरी बात थी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा समावेशित। मतलब कंपनियों का समावेशन व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा करवाया जाता है। परंपरागत रूप से कंपनी उसे माना जाता है जो किन्हीं दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा पंजीकृत करवाई गई है। तीसरी बात थी अभिदाता। निजी कंपनी में कम से कम 2, सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 अभिदाता होने आवश्यक होते हैं, और कम से कम ये मेंबर होने चाहिए। इसके बिना क्या है, किसी भी, चाहे वो निजी कंपनी हो चाहे वो सार्वजनिक कंपनी हो, उसका समावेशन या पंजीयन नहीं करवाया जा सकता है। उसके बाद था सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या। कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले अभिदाता ही कंपनी के प्रथम सदस्य माने जाते हैं। ये व्यक्ति क्या होते हैं? प्रमोटर होते हैं, प्रवर्तक होते हैं, जो किसी कंपनी का निर्माण करते हैं। तो प्रत्येक एक कंपनी में न्यूनतम और अधिकतम संख्या 1 तक सीमित रहती है। मतलब एक व्यक्ति कंपनी है तो उसमें क्या होगा, एक व्यक्ति उसमें रहेगा। मतलब एक मिनिमम सदस्य कितने होंगे? एक व्यक्ति होगा। जब तक वह एक व्यक्ति जीवित है तब तक अन्य कोई भी व्यक्ति उस कंपनी का सदस्य नहीं बन सकता है। लेकिन यदि कंपनी निजी है तो निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्यों का होना अनिवार्य है, और मैक्सिमम 200 सदस्य हो सकते हैं। जबकि एक सार्वजनिक कंपनी में, पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मैक्सिमम सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये 4 पॉइंट कल किए थे आपने। 5वां पॉइंट है विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी को विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति माना गया है। इसे एक व्यक्ति की भांति माना है, व्यक्ति नहीं माना। व्यक्ति की भांति इसलिए माना गया है जिस प्रकार एक व्यक्ति अपनी संपत्तियों का क्रय विक्रय कर सकता है, वह अन्य व्यक्तियों के साथ अनुबंध कर सकता है, अन्य व्यक्तियों पर वाद प्रस्तुत कर सकता है। ठीक उसी प्रकार एक कंपनी को भी वे समस्त कार्य करने का अधिकार है जो कि एक व्यक्ति को करने का अधिकार होता है। इसलिए कंपनी को एक व्यक्ति की भांति माना गया है। दोनों में अंतर इतना ही है कि व्यक्ति का जन्म मरण प्रकृति द्वारा होता है, जबकि कंपनी का जन्म और मरण भारतीय कंपनी विधान के अंतर्गत होता है। छठी विशेषता है पृथक वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की एक विशेषता यह भी है कि इसका अपने सदस्यों एवं संचालक मंडल से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। सदस्यों से बंधा हुआ नहीं अस्तित्व, इसका सेपरेट है। सदस्य अलग हैं, कंपनी अलग है। भारत के
उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हिदायतुल्लाह ने लिखा है कि एक समावेशित कंपनी का पृथक अस्तित्व होता है तथा कानून इसे अपने सदस्यों से पृथक मानता है। ऐसा पृथक अस्तित्व समामेलन होने पर ही उत्पन्न होता है। मतलब कि कंपनी का अस्तित्व अलग है और सदस्यों का अस्तित्व अलग है। मतलब ये कह सकते हैं कि कंपनी का अस्तित्व उन लोगों या सदस्यों से भिन्न होता है जो कंपनी की स्थापना करते हैं या उसके अंश क्रय करते हैं। 7वीं विशेषता है अविच्छिन्न उत्तराधिकार या स्थायी अस्तित्व, परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी की एक विशेषता यह भी है कि कंपनी का अस्तित्व स्थायी होता है, परमानेंट होता है। ये साझेदारी में क्या होता है, यदि साझेदारी फर्म में सदस्यों की संख्या 2 से कम हो जाती है तो साझेदारी फर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जबकि कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी को एक विशेष प्रकार का एक अविच्छिन्न उत्तराधिकार मिला हुआ है, जिसमें यह बतलाया गया है कि कंपनी के सभी सदस्य एक साथ मर जाएं, पागल हो जाएं, दिवालिया हो जाएं, कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कंपनी अपना कार्य करती रहेगी। 8वीं विशेषता है सार्वमुद्रा, कॉमन सील। क्योंकि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, उसका हाथ पांव आँख कुछ भी नहीं होता है, उसे एक व्यक्ति की भांति माना गया है। जब उसका हाथ पांव आँख कुछ भी नहीं होता है, ऐसे में क्या होता है, कंपनी की ओर से जो प्रलेख प्रपत्र जारी किए जाते हैं, कंपनी उस पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ रहती है। ऐसे में भारतीय कंपनी विधान कंपनियों को कंपनी की ओर से जारी किए जाने वाले प्रलेखों एवं प्रपत्रों पर सार्वमुद्रा अंकित करने का अधिकार देता है। सार्वमुद्रा अंकित होते क्या होता है, वह प्रपत्र प्रलेख क्या होता है, बिल्कुल वैलिड होता है। वैलिड वो इतना होता है क्योंकि कंपनी क्या है, हस्ताक्षर करने में असमर्थ रहती है, इसलिए कंपनी की ओर से सार्वमुद्रा अंकित होने के बाद कम से कम 2 संचालकों या एक सचिव के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके बाद 9वीं विशेषता है सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी में सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होता है। अंशों के अंकित मूल्य मतलब यदि किसी ने कंपनी के 10 रुपये वाले 100 अंश क्रय किए हैं तो उसका जो दायित्व होगा 1000 रुपये तक रहेगा। बस 10 रुपये फेस वैल्यू ना, वहाँ तक लिमिटेड होगा। कंपनी को हानि हो जाती है, मान लिया कंपनी एकदम बिल्कुल दिवालीपन की ओर आ जाती है, तो इतना हो जाएगा कि जो उसने पूंजी उसमें इन्वेस्ट की हुई है, लगाई हुई है, पूंजी वापस नहीं मिलेगी, इतना हो सकता है। और सीमित दायित्व होता है कहाँ तक, उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक। जबकि एक साझेदारी फर्म में क्या होता है, साझेदारी फर्म में यदि साझेदारी फर्म को हानि होती है या साझेदारी फर्म कोई भी कार्य करती है, उस प्रत्येक कार्य के लिए, उस हानि के लिए उस साझेदारी फर्म के सभी साझेदार व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे। कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में सदस्यों का दायित्व लिमिटेड है, कहाँ तक, उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक। 10वीं विशेषता है अंश पूंजी, शेयर कैपिटल। कोई भी कंपनी अंश पूंजी के साथ अथवा बिना अंश पूंजी के पंजीकृत करवाई जा सकती है। यहाँ तक कि जो कंपनियाँ अंश पूंजी के साथ पंजीकृत करवाई जाती हैं, उनमें भी न्यूनतम अंश पूंजी का होना आवश्यक नहीं रह गया है। इसलिए अब कोई भी अंश पूंजी वाली कंपनी कितनी ही राशि की अंश पूंजी के साथ पंजीकृत करवाई जा सकती है। पहले की लिमिटेशन थी कि इतने करोड़ की अंश पूंजी होनी चाहिए, तभी क्या होगा,
कंपनी का पंजीयन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। लेकिन अब क्या है, ऐसी बाध्यता नहीं है। 12वीं विशेषता है ट्रांसफरेबल शेयर्स, हस्तांतरणीय अंश। कंपनी के अंश हस्तांतरित किए जा सकते हैं। एक सार्वजनिक कंपनी के अंशधारी अपने अंशों का हस्तांतरण अंतर नियमों में, आर्टिकल्स के अंतर्गत जो है ना, अपने कंपनी के जो आर्टिकल्स हैं उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फ्रीली हस्तांतरित कर सकते हैं। किंतु निजी कंपनी के अंशों का हस्तांतरण पर क्या है, प्रतिबंध लगा हुआ है, प्रतिबंध है उस पर, और निजी कंपनी के अंश क्या है, हस्तांतरित नहीं किए जा सकते हैं। इसके बाद कंपनी की अगली विशेषता है अभियोग योग्यता, एबिलिटी टू स्यू एंड टू बी स्यूड। कंपनी अन्य पक्षकारों पर वाद प्रस्तुत कर सकती है तथा अन्य पक्षकार भी कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी के सदस्य भी कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं तथा कंपनी भी अपने सदस्यों पर वाद प्रस्तुत कर सकती है। अगली विशेषता है पृथक संपत्ति, सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी की संपत्ति उसके अंशधारियों की संपत्ति नहीं होती है, अपितु वह संपत्ति किसकी है, कंपनी की है। साझेदारी में क्या होता है, साझेदारी फर्म की संपत्ति किसकी होती है, उस कंपनी में सभी साझेदारों की होती है, जबकि कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी की संपत्ति कंपनी की होती है, न कि सदस्यों की। इसके बाद है विशेषता अनुबंध करने की क्षमता, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी की अनुबंध करने की क्षमता उसके सीमा नियम के सीमाओं के भीतर होती है। जो पार्षद सीमा नियम है ना, पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत जो क्षेत्र दिया हुआ है, उस क्षेत्र के अंदर क्या है, वह अपना कार्य कर सकती है, उसके बाहर कार्य नहीं कर सकती। यदि कोई कंपनी पार्षद सीमा नियम में दिए गए अधिकार क्षेत्र के बाहर कार्य करती है तो वह कार्य अधिकारों के बाहर माना जाएगा, अर्थात ऐसा कार्य वैध नहीं हो सकता, अवैध होगा और उसे परिवर्तनीय भी नहीं करवाया जा सकता। कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। अगली विशेषता है प्रबंध, मतलब कि प्रजातांत्रिक प्रबंध। कंपनी का प्रबंध लोकतंत्र की भांति होता है। जिस तरह लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन करके, जैसे एमएलए है, एमपी है, इनको चुन कर क्या है, विधानसभा में, लोकसभा में भेजती है ताकि उस क्षेत्र की समस्याओं को वहाँ उठाया जा सके, उसका निराकरण करवाया जा सके। ठीक उसी प्रकार कंपनी का प्रबंध भी क्या होता है, लोकतंत्र की भांति होता है। इसमें क्या होता है, कंपनी के सभी सदस्य, कंपनी के अंशधारी अपने में से या बाहरी व्यक्तियों में से किन्हीं व्यक्तियों का चुनाव करके कंपनी के प्रबंधक, कंपनी के संचालक मंडल के रूप में उनकी संचालकों की नियुक्ति करते हैं। बाद में क्या होता है, वे संचालक क्या होते हैं, संचालक मंडल बन जाता है। वे कंपनी व्यवसाय का प्रबंध व संचालन करते हैं और जो भी कंपनी की रिपोर्ट होती है, गतिविधियाँ होती हैं, वे समय समय पर क्या है, अपने सदस्यों को देते रहते हैं। अगली विशेषता है राष्ट्रीयता, नेशनलिटी। यद्यपि कंपनी किसी देश की नागरिक नहीं होती है, किंतु उसकी राष्ट्रीयता उसी देश की मानी जाती है जिस देश में उसका पंजीयन या समामेलन हुआ है। कोई भी कंपनी अपनी राष्ट्रीयता में परिवर्तन नहीं कर सकती है। यद्यपि कोई भी सजीव कंपनी, इंडिविजुअल, अपनी राष्ट्रीयता में परिवर्तन कर सकता है। कंपनी एक नागरिक नहीं है। अगली विशेषता है कंपनी एक नागरिक नहीं है एवं मूल अधिकार भी नहीं है। कंपनी की
यह भी विशेषता है कि कंपनी उस देश की नागरिक नहीं है, उस व्यक्ति की भांति माना है, व्यक्ति नहीं है, किंतु कंपनी को भारत के संविधान एवं नागरिकता अधिनियम दोनों के अधीन देश का नागरिक नहीं माना गया है। ये थी कंपनी की प्रकृति और कंपनी की विशेषताएं। हालांकि विशेषताएं और भी इसकी हैं, जबकि वो अपने सारी कर ली हैं। जैसे अपने कह सकते हैं कंपनी का चरित्र, कैरेक्टर ऑफ ए कंपनी, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति का या पूर्ति का साधन। ये विशेषताएं अपने शुरू में जो अर्थ किया था उसमें अपने इसका अध्ययन कर लिया था। ये थी कंपनी की विशेषताएं। थैंक यू, धन्यवाद। ये अनुकूल ये किधर ये रहा, ये कर दूँ।